वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। फसलों में पाले से नुकसान और बचाव के उपाय। अलसी की फसल में कीटों की रोकथाम के उपाय। राज्य में इस बार पाला गिरने से किसानों की चिंता बढ़ गई है। कई किसानों की फसल को पाला पड़ने से भारी नुकसान हुआ है। पाला पड़ने से किसानों की फसलें चौपट हो गई हैं। तो आइए मिलते हैं ऐसे ही किसानों से और जानते हैं कि किसानों को पाले से कितना नुकसान हुआ है। पाले से सरसों की फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई है और सब्जी जो मटर, बैंगन, टमाटर, हरी मिर्च, प्याज हैं उनमें भी लगभग 90% तक खराबा हो चुका है। गेहूं की फसलों के ऊपर भी बर्फ़ जमी हुई है जिनका फुटान एकदम से अवरुद्ध हो गया है और पैदावार 50-55% कम हो गई है। रबी की फसल में बड़ा नुकसान हुआ है, सरसों में भी हुआ है। ये मेरी मटर की फसल है, इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। जो फलियाँ आई हुई थी उनमें मटर शुरू हो गए थे पड़ने, तो वो सर्दी की चपेट में आ गए। पाले की चपेट में आने से उसमें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। तो किसान भाइयों, पाले से अपनी फसलों को बचाने के लिए आप कौन कौन से कार्यों को करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं विषय विशेषज्ञ डॉक्टर आरपी प्रसाद। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस साल ठंड कुछ ज़्यादा ही पड़ रही है। जब ठंड पड़ती है तो उस समय फसलों के लिए, खासकर जब रात का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस या उससे कम हो जाता है, वैसे में पौधों के अंदर जो सेल सेप होता है, उसके अंदर जो द्रव्य होता है वो जम जाती हैं और पौधे में जो भोजन का ट्रांसलोकेशन होता है वो प्रभावित हो जाता है, जिससे पौधे भोजन न बनने के कारण से वो सूखने, उनकी पत्तियां सूखने लगती हैं और पौधा जो है वो लगभग नष्ट सा हो जाता है। शीतकाल में जब तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिर जाता है तथा आकाश साफ होने के साथ हवा रुक जाती है तो रात्रि को पाला पड़ने की संभावना पड़ती है। रात को विशेषकर तीसरे एवं चौथे पहर में पाला पड़ने की संभावनाएं रहती है। मौसम का पूर्वानुमान देने वाले स्थानीय मौसम केंद्रों द्वारा पाले का पूर्वानुमान नियमित रूप से दिया जाता है। अत्यधिक पाला पड़ने पर पौधे की पत्तियां एवं टहनियां बर्फ एवं हिमकणों में ढक जाती है तथा पौधे झुलसे हुए नजर आते हैं। फसलों पर कम तापमान के इस प्रतिकूल प्रभाव को पाला कहते हैं। इसे पाला, ढा या तुषार नामों से भी जाना जाता है। इस प्रकार से पाले के प्रकोप से फसल की जो उपज होती है वो काफ़ी प्रभावित होती है। खासकर किसान भाई जो इस समय कुछ सब्जी की, चाहे मटर, आलू या सरसों, इन सब की फसलें हैं या फिर जो बागवानी फसलें हैं, इन सब पे पाले का बहुत ज़्यादा प्रकोप होता है और उससे पाले का प्रकोप होने से उपज प्रभावित होती है। रबी फसलों में आलू, टमाटर, सरसों, बैगन, अलसी, मटर, धनिया, जीरा, शकरकंद तथा फलों में पपीता, आम पाले के प्रति अधिक संवेदनशील हैं। इनमें 80 से 90% तक नुकसान हो जाता है। पाले की तीव्रता अधिक होने पर गेहूं, जौ, गन्ना आदि फसलें भी अधिक चपेट में आ जाती है। उत्तर भारत में मध्य दिसंबर से मध्य फरवरी तक पाला पड़ने का समय है। इस समय रबी की फसलों में फूल आना एवं फलियां बनना शुरू होता है। पौधों में यह अवस्थाएं पाले के प्रति सबसे संवेदनशील होती है। ऐसे में किसान भाई, पाले से अगर आपकी फसल को बचानी है तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखें कि पौधे के अवस्था के अनुसार अगर उसमें हल्की सिंचाई आप करते रहेंगे तो वैसे में जो
पानी जमने की जो प्रक्रिया होती है पौधे के स्टोमेटा के अंदर, तो ये प्रभावित नहीं होती है और उससे पाले का प्रभाव से वो बच सकता है। साथ ही साथ आप अगर सब्जी की फसल लगा रहे हैं तो वैसे में नर्सरी जो होता है टनल शेप का एक स्ट्रक्चर बना करके और उस पर आप करें। और उसके अलावा जो किसान भाई जो नदी या दीरा क्षेत्र में पौधे लगाते हैं उनको घास फूस के शेड बना करके उसको ढक देते हैं, जिससे पाले से हम बचा लेते हैं। जिन स्थानों पर पाला प्रायः पड़ता हो वहां ऐसी फसल बोएं जिनको पाले से कम नुकसान होता हो, जैसे चुकंदर, गाजर, मूली, रिजका इत्यादि। पाला संभावित क्षेत्रों में फसलों की पाला रोधी किस्मों को ही बुआई के प्रयोग में करें, जैसे आलू की कुफरी शीतमान का प्रयोग करें। फव्वारा सिंचाई की सुविधा होने पर 2 घंटे फव्वारा चलाकर अधिक क्षेत्रफल में हल्की सिंचाई कर पाले के कुप्रभाव से बचाया जा सकता है। इससे पानी की बारीक एवं हल्की बूंदें वातावरण में तैरती है एवं फसल के आसमान का तापमान गिर नहीं पाते हैं, जिससे फसल बच जाती है। साथ ही साथ कुछ रसायन हैं जिनका प्रयोग करके आप अपनी फसल को पाले से बचा सकते हैं। इसमें पहला है सल्फर। सल्फर जो होता है 90% वेटेबल सल्फर होता है। इसका 0.2% मात्रा यानी 1 लीटर पानी में 2 ग्राम मिला करके अगर आप स्प्रे कर देते हैं या उसके अलावा आप 6 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से डस्टिंग करते हैं, तो वैसे में आपकी जो फसल है वो रोग बीमारी के अलावा आपका जो पाला है उससे भी बचाव होता है। और साथ ही साथ एक दूसरा दवा है जिसको हम थायो यूरिया कहते हैं, चूँकि इसके अंदर में आपका 42% सल्फर होता है और साथ ही साथ 38.8% नत्रजन होता है यानी नाइट्रोजन होता है। तो इसका स्प्रे अगर आप 0.5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से अगर करते हैं तो हम पाले से अपनी फसल को बचा लेते हैं। और साथ ही साथ किसान भाई आप ये हमेशा ध्यान रखें कि जब भी पाले पड़ने की संभावना हो ऐसी अवस्था में आप फसल में इंटर कल्चर यानी खेत की जुताई गुड़ाई की जो प्रक्रिया है वो न करें। दीर्घकालीन उपाय के रूप में फसलों को पाले से बचाने के लिए खेत में उत्तरी पश्चिमी मेड़ों पर शहतूत, शीमाम, बबूल, खेजड़े आदि के वृक्ष लगा देने चाहिए, जिससे फसलों को ठंडी हवा तथा पाले से बचाया जा सकता है। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। अलसी की खेती बहुत से किसान भाई करते हैं, लेकिन इसकी फसल में कई प्रकार के हानिकारक कीटों का प्रकोप देखा जा रहा है, जो कि फसल को भारी नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए कीटों की पहचान कर इनका रोकथाम किस प्रकार से करें, इस बारे में बता रहे हैं कीट वैज्ञानिक डॉक्टर रविंद्र प्रसाद। किसान भाई नमस्कार। अलसी जो तिलहनी फसल है, चूंकि रबी मौसम का ये फसल है और इस फसल में जो लगने वाले कीड़े हैं, बुआई से लेकर के जब तक पौधा हरा होता है उस समय तक कई तरह के कीटों का आक्रमण होता है। तो अवस्थावार हम कुछ प्रमुख कीटों के बारे में बता रहे हैं। वो हैं दीमक पहला, जो कि बुआई के समय अंकुरते हुए बीजों को या नवजात पौधों को काट करके नष्ट कर देते हैं और उससे पौधा का जो घनत्व होता है प्रति इकाई क्षेत्रफल में काफ़ी कम जाती है और उपज का नुकसान होता है। फिर जब पौधा थोड़ा बढ़ जाता है तो बढ़ने के बाद तो उसमें पुष्पन होने लगता है, तो पुष्प कलियों में
एक तरह का एक बहुत सूक्ष्म कीड़ा लगता है जो कि मक्खी जातीय कीड़ा है। मक्खी जातीय कीड़ा उसके पुष्प कलियों में अंडा डाल देती है और अंडा डालने के चलते जो अंडा बाद में जब फूटता है तो अंदर ही अंदर पिल्लू का निर्माण होता है गुलाबी रंग का, और एक कली में 5, 6, 7 की संख्या में पिल्लू का संख्या हो सकता है और आंतरिक भाग को खा जाता है वो पिल्लू, जिसके चलते वो जो कली है फूल नहीं बन पाता है। अब फूल नहीं बनता तो उसमें दाने भी नहीं पड़ेंगे, और जब फलियां बनने लगती हैं उस समय भी फली छेदक के रूप में, जिसको हेलिकोबार्बा बिजेरा के नाम से जानते हैं, इसका अभिकरण होता है। इस कीट की लटे या सुंडी भी बहुभक्षी होती है, जो कि पौधों के फूलों को खाती है और बाद में फलियां बनने के बाद फलियों में गोलाकार छेद कर अंदर घुस जाती है और उसके शरीर का आधा भाग बाहर रहता है। इस तरह यह कीट फलियों में बन रहे दानों को खाकर नुकसान पहुंचाती है। इसकी रोकथाम के लिए फूल आने के तुरंत बाद कार्टप हाइड्रोक्लोराइड 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। फिर जब और पौधा और आगे बढ़ता है तो लाही का प्रकोप भी इसमें होता है। लाही जो कीड़ा है वो सूक्ष्म कीट है जो कि झुंड में समूह में रहता है और समूह में रहते हुए पौधों के पत्तियों से पुष्पकलियों से के रस को चूस करके भारी मात्रा में नुकसान करते हैं। तो ऐसे ही पौधा कमजोर पड़ जाता है। रस चूसक कीट जैसे मोइला, हरातेला, सफेद मक्खी आदि सभी रस चूसक कीटों के निम्फ तथा व्यसक दोनों ही पौधों के कोमल भागों फूल पत्तियों से रस चूसते हैं, जिससे पौधों की बढ़वार रुक जाती है, पत्तियां मुरझा जाती है तथा पीली पड़ जाती है। अधिक आक्रमण होने पर तो पत्तियां गिर भी जाती है। रस चूसने वाले कीट जैसे माहू और थ्रिप्स का प्रकोप दिखे, इमिडाक्लोप्रिड 1 मिलीलीटर दवा को 3 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें। फसल में एकीकृत कीट नियंत्रण के लिए सबसे पहले साफ, उपयुक्त एवं प्रतिरोधी किस्मों की बोनी करें और बोने से पहले बीजों को कीटनाशक दवा से उपचारित करें। गर्मियों में खेत की गहरी जुताई करके मिट्टी में मौजूदा कीड़ों, बीमारियों और खरपतवारों को नष्ट कर सकते हैं। खाद तथा अन्य तत्वों की मात्रा का प्रयोग मिट्टी परीक्षण के आधार पर करें। खेतों से फसल अवशेषों का हटाना तथा मेढ़ों को साफ रखना चाहिए। बुआई के समय या बुआई के ठीक पूर्व गहरी जुताई कर देना चाहिए, और जो भी अगर उसमें कुछ जैविक खाद देना है, FIM देना हो, सड़ा हुआ होना चाहिए, नहीं तो दीमक का प्रकोप और बढ़ जाता है। मिट्टी का उपचार भी कर सकते हैं अगर ज़्यादा दीमक का प्रकोप हुआ करता है, जो किसान जानते हैं पारंपरिक रूप से जो अनुभव है। आधा लीटर से 1 लीटर इमिडाक्लोप्रिड को 20-25 किलो बालू में मिला करके अंतिम जुताई के समय अगर हम बिखेर दें खेत में, तब बिजाई करें और उसके बाद बिजाई के बाद हल्की सिंचाई कर दें तो भी दीमक का नियंत्रण हो जाएगा। और उसके अलावा जो आपका अभी भुआ पिल्लू को मारने के लिए अगर कुछ करना है तो उसके लिए फ्लुबेंडियमाइड नाम का तरल कीटनाशी है, जिसका 1 ml प्रति 3 लीटर पानी में घोल बना करके उसका छिड़काव करें। यांत्रिक नियंत्रण की बात करें तो कीड़ों के अंड समूहों, सुंडियों, प्यूपों तथा व्यस्कों को इकट्ठा करके नष्ट कर दें। कीटग्रस्त पौधों या उनके भागों को उखाड़ कर जला दें। खेत में जगह जगह पर बांस खूंटियां लगाएं, जिससे पक्षी कीड़ों को खाकर नष्ट कर सके। प्रकाश प्रपंच की सहायता से रात को कीड़ों को आकर्षित कर नष्ट करें। कीड़ों को निगरानी व उनके आकर्षित करने के लिए फेरोमोन ट्रैप का प्रयोग खेत में करें। कीट प्रकोप की प्रारंभिक अवस्था में कीटों की रोकथाम के लिए नीम से बने कीटनाशी दवाओं का छिड़काव करना चाहिए। अगर कीटों की संख्या अधिक हो और जैवनाशी से नियंत्रण नहीं हो पा रहा हो, तब रासायनिक कीटनाशी दवाओं का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। तो ऐसा करने से जो पत्रभक्षी कीट है उसका नियंत्रण हो जाएगा। और कली का जो मक्खी है उसके लिए फिर इमिडाक्लोप्रिड जो हम बताए थे, उसी का 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाएं और उस घोल से जिस समय कलियां बनने लगे, पुष्पकलियां बनने लगे, उस समय छिड़काव करें और दोबारा इसका करीब 3 सप्ताह के बाद एक छिड़काव और कर दें। तो ऐसा करके जो कली की मक्खी है तीसी में, उसका नियंत्रण हो जाएगा। और ऐसा करके अपने अलसी को हानिकारक कीटों से होने वाले नुकसान को बचा सकते हैं और भरपूर उपज ले सकते हैं। हाँ, ध्यान रहे कि जब कीड़ा का आक्रमण हो तभी कीटनाशी का प्रयोग करना है, अन्यथा जरूरत नहीं है। आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। केले की बागवानी करके किसान कम समय में अच्छी आय कमाते हैं, लेकिन इनके बागों में कई तरह के घातक रोगों का प्रकोप देखा जा रहा है, जिनका समय रहते नियंत्रण नहीं किया गया तो बागवान भाइयों को भारी नुकसान हो सकता है। तो आप केले के बाग में रोगों के नियंत्रण के लिए कौन कौन से उपायों को अपनाएं, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं पौध रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अरशद अनवर। केले का फसल जो है, ये पहले ये समझना है कि केले का फसल बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही उपयोगी फसल है, क्योंकि ये कैश क्रॉप है। केला की मांग को देखते हुए किसान भाई इसकी खेती करने लगे हैं। इसकी खेती किसानों के लिए काफी लाभदायक होती है, लेकिन केला के पौधों में कई तरह के जीवाणु और फफूंद जनित रोग देखने को मिलते हैं, जो पौधों की पैदावार को काफी ज्यादा प्रभावित करते हैं और इन रोगों के बढ़ने की वजह से कभी कभी संपूर्ण फसल भी नष्ट हो जाती है। तो केले की फसल में किन किन रोगों का प्रकोप होता है, चलिए जानते हैं। सबसे प्रमुख इसमें जो है वो पनामा विल्ट है, जो फ्यूजेरियम से होता है, और ये डिजीज़ जो है किसी भी समय में हो जाता है। शुरू से ही इसका लक्षण थोड़ा दिखने लगता है, और इसमें इसका जो लक्षण है वो पत्ती पीली हो जाती है और उसके जो सीडो स्टेम है उससे वो छोड़ देती है, जो पत्ती का जो पेटियोल है वो इस तरह से हो जाता है और ये पीला होकर पत्ता, ये पूरा का पूरा प्लांट सूख जाता है। दूसरा जो आपका डिजीज़ है वो सीगा टोका डिजीज़ है, ये भी फंगल डिजीज़ है। ये दो प्रकार का सीगा टोका डिजीज़ होता है। एक तरह का धब्बा होता है, पत्ती पे आता है शुरू में, और ये अंडाकार शेप का होता है धब्बा, एक पीले कर का होता है, एक ब्लैकिश होता है। तो ये दो प्रकार का होता है और ये पत्ते में धीरे धीरे फैल जाता है। शुरू में अंडाकार होता है, बाद में ये फैल जाता है पूरी पत्ती पे और पत्ती को पूरा झुलसा देता है, पौधे को झुलसा देता है। तो इसको रोकना है। इसको भी रोकने के लिए आपको कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और मैनकोजेब और कार्बेंडाजिम को मिक्सचर को 15-15 दिन के अंतराल पे आपको स्प्रे करना है, इससे बचने के लिए। जैसे ही पहले ही आ जाता है, जैसे ही आपको दिखे वैसे ही आप स्प्रे शुरू कर दें और 15-15 दिन के अंतराल पे इसको करते रहें। जीवाणु म्लानी या मोको रोग सर्वप्रथम रोगी पौधों की नई पत्तियों पीली पड़ने पर लगती है और बाद में टूटने लगती है, जिसके कारण बीज की पत्ती सूख जाती है और आगे चलकर अन्य पत्तियां भी मुरझाकर लटक जाती हैं और सूख जाती हैं। रोग ग्रसित पौधों के तनों को यदि काट कर देखा जाए तो ऊतक हल्के पीले, गहरे भूरे या काले नीले रंग के दिखते हैं। रोगी भाग से मटमैले धूसर या गहरे भूरे रंग का स्राव निकलता है। रोग नियंत्रण के उपाय: बाग में जल निकास की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। गर्मी के मौसम में ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई करनी चाहिए। कम से कम 2 वर्ष तक भूमि को केले की फसल से मुक्त रखा जाए। रोग ग्रसित पौधों को निकालकर नष्ट कर देना चाहिए। किसान भाइयों को कुछ प्रमुख प्रबंधन करना जरूरी है सभी रोग से बचाव के लिए। तो जो मेन डिजीज, सारे डिजीज के प्रबंधन के लिए सबसे पहले किसान भाइयों को ये करना है कि जहाँ से भी केले का पौधा लेंगे वो सर्टिफाइड एजेंसी होनी चाहिए। ऐसी जगह हो जहाँ पे ये चीज़ टिश्यू कल्चर से वो होता हो या टिश्यू कल्चर से वो पौधा तैयार किया गया हो, ताकि उसमें जो डिजीज़ है वो ना रहे, और हो सके तो रेसिस्टेंट वैरायटी ही लेनी है। दूसरी चीज़ें, अगर आप लेंगे डिजीज़ फ्री प्लांट तो फिर वहाँ पे जो रोग को आने का जो संभावना है वो मृदा से या ज़मीन से होता है। तो आपको वो प्रबंधन उसके बाद करना है। उसमें क्या करना है कि जो आपका जो खेत है उसमें जो आप गड्ढा करेंगे तो वो गड्ढे में आप पहले से ही ट्राइकोडर्मा डालना है। लगाने से पहले ट्राइकोडर्मा एक जैव जीवनाशी है। ट्राइकोडर्मा जो है वो बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट है और उसका फॉर्मुलेशन हर जगह अवेलेबल है। जो आप इरिगेट करेंगे, जो आप पटवन देंगे, वो फ्लड इरिगेशन नहीं होना चाहिए, यानी कि उसको एक प्लॉट से दूसरी प्लॉट में पानी जो है बहकर नहीं जाना चाहिए पटवन के दौरान।
तो आपको वो पटवन ऐसे करना है जैसे ड्रिप इरिगेशन आपको इस्तेमाल में लाना है, तो उससे आपको बहुत फायदा, किसानों को बहुत फायदा होगा। इस प्रकार आप पूरे के पूरे बनाना खेती जो है उसका रोग रहित आप फसल उपजाऊ कर सकते हैं। लेकिन ये सारी बातें जो हैं, जो प्रबंधन है, सारा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है गांव खेरला, जिला अलवर के किसान भूपेंद्र यादव ने। आप भैंस की मुर्रा नस्ल पर जानकारी चाहते हैं तो भूपेंद्र जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। भारत में भैंस पालन एक फायदेमंद व्यवसाय है। यह व्यवसाय न केवल भारत में दूध आपूर्ति करता है बल्कि इसमें रोजगार की काफी संभावना है। भैंस का दूध कुल दूध का 57% योगदान देता है। भारत में आमतौर पर मुर्रा, जाफराबादी, सूरती आदि भैंस की नस्ल पाई जाती है। इन सब भैंसों में मुर्रा भैंस सबसे मशहूर है। मुर्रा पशु भारी भरकम डील डॉल वाले होते हैं तथा इनकी गर्दन और सिर अन्य भैंसों की तुलना में छोटे होते हैं। सींग कसकर मुड़े होते हैं। इनका रंग काला और पूंछ लंबी होती है। इनका पिछला हिस्सा चौड़ा तथा अगला हिस्सा संकरा होता है। इनके मादा पशु का वजन लगभग 550 किलोग्राम के आसपास होता है और मादा पशु की ऊंचाई 133 सेंटीमीटर के आसपास होती है। वहीं नौजवान नर पशु का वजन 650 किलोग्राम के आसपास होता है तथा उसकी ऊंचाई 138 सेंटीमीटर के आसपास होती है। मुर्रा भैंस की देखरेख करना आसान होता है। इस नस्ल का स्वास्थ्य अन्य नस्लों की तुलना में बेहतर रहता है क्योंकि इन भैंसों की रोगों से लड़ने की क्षमता अच्छी होती है। मुर्रा भैंस सबसे अधिक उत्पादन वाली भैंस की नस्ल है। मुर्रा भैंस देशी और अन्य नस्ल की भैंसों की तुलना में 2 से 3 गुना अधिक दूध देती है। यह प्रतिदिन 15 से 20 लीटर दूध आसानी से दे देती है। इस भैंस की दूध देने की अवधि आमतौर पर 280 से 310 दिन है, जो अन्य भैंसों की तुलना में अधिक है। मुर्रा भैंस अपने एक दूध काल में लगभग 1800 से 4000 लीटर तक दूध देती है और इसके दूध में वसा की मात्रा 7 से 8% होती है। इस वजह से अन्य दुधारू पशुओं के दूध के मुकाबले मुर्रा नस्ल की भैंसों का दूध अधिक दर पर बिकता है। अपनी अनेक खूबियों और किसानों के लिए आर्थिक रूप से फायदेमंद होने के कारण यह भैंस आजकल डेयरी किसानों की पहली पसंद बनी हुई है। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088922163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर होगी मुलाकात कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के